हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स में फॉर्म 26 क्यूबी। अगर यहां पर आप 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो जो बायर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो यहां पर अपने पार्ट का टीडीएस जमा करे। इसके लिए हमें यहां पर प्रॉपर्टी की डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी, सेलर्स की जो डिटेल्स है उनकी रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा यहाँ पर डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, टीडीएस, ये सारी चीजें लाइव आपको भरने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। ये जो नया 26 क्यूबी फॉर्म है ये यहाँ पर जल्दी ही रिप्लेस होने वाला है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के द्वारा नया फॉर्म लॉन्च कर दिया गया है। उसमें आपको काफी सारे नए ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। अभी जितने भी पर्सन्स हैं, जब तक कि वो नया फॉर्म यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो जाता तब तक उनको 26 क्यूबी ही फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। टीडीएस यहाँ पर 1% आपको जमा करना होता है। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है तो पूरी वैल्यू पर ही टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा। चालान कम स्टेटमेंट है। जो यहाँ पर बायर हैं, तो जितने भी बायर्स हैं वो अपने अपने रेसो के लिए अलग अलग फॉर्म फाइल करेंगे और उनको अपने पैन कार्ड के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करना है। अगर आप भूल गए हैं पासवर्ड तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पैन नंबर एंटर कर लेना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने व्यू कुछ इस टाइप से आएगा। ध्यान रहे, जो मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताते जा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लें, आराम से फाइल करें। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक हो गई तो फिर आपको 26 क्यूबी का करेक्शन यहाँ पर फाइल करना होगा। उसके लिए फिर यहाँ पर जो प्रोसेस दिया गया है वो काफी लॉन्ग फॉर्मेट में रहता है। ट्रेसिस की वेबसाइट से वो करना होता है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्लिक करना है न्यू पेमेंट, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। न्यू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बॉक्स मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर काफी सारे अलग अलग प्रोसेस प्रोवाइड किए गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, इनको ड्रैग डाउन करते हुए स्पेशल एक फॉर्म होता है। आपको इनकम टैक्स की पेमेंट नहीं करनी है, आपको करनी है 26 क्यूबी टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो बायर है उसकी जिम्मेदारी है। फॉर्म का नेम कुछ इस तरीके से रखा गया है, लेकिन ये फाइलिंग बायर को करनी होती है। अब यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद फ्रंट में आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस आप रेजिडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे यहाँ पर अगर सेलर नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में 10 नंबर लेकर टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है, जो कि अभी 1 अक्टूबर 2026 से खत्म हो जाएगी। फिर यहाँ पर नॉन रेजिडेंट के लिए भी आप सिमिलर इसी प्रोसेस से ही जो फॉर्म है वो फाइल कर पाएंगे। लेकिन अभी आज की डेट में आपको 26 क्यूबी तभी भरना होता है जब जो सेलर है वो रेजिडेंट है। तो इस केस में सेलर रेजिडेंट है, यहाँ पर दिया गया है डिटेल्स। हम यहाँ पर इसको सेलर को रेजिडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर बायर है उसकी डिटेल्स पूरी आ रही होगी। अगर वो नहीं आ रही है तो माई प्रोफाइल में जाकर उसको एडिट कर लेना है। कंप्लीट डिटेल्स होगी तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे, वरना ये फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है क्या इस प्रॉपर्टी को खरीदने में एक से ज्यादा बायर इन्वॉल्व हैं। अगर हैं तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। इससे आपके फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो भी बायर है वो अपने जो भी उनका शेयर है उसके हिसाब से वो फॉर्म फाइल करेंगे, अपने रेशो के हिसाब से। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। मैं आपको डिटेल्ड में इसलिए समझा रहा हूं ताकि कोई भी आपकी मिस्टेक ना हो। अगर एक बार मिस्टेक हो गई तो फिर बाद में आपको उसको करेक्ट कराने में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसके बाद हम इसको नीचे यहाँ पर ड्रैग डाउन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सेलर की डिटेल डालनी है। जो सेलर है उसके लिए आपको उनका पैन नंबर लेना है। पैन नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। अब वो पैन नंबर है वो हो सकता है किसी कॉर्पोरेट का हो। उस केस में यहाँ पर चालान का हेड है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आपके हाथ में नहीं है कि आप चालान का हेड क्या सेलेक्ट करेंगे, कि वो मेजर हेड में आएगा या फिर उसके अलावा कॉर्पोरेट एसएससी के अकॉर्डिंग आएगा, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। काफी केस में क्या होता है कि जो पर्सन है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको हेड है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट होगा जो भी आपके सेलर का पैन है उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें आपकी कोई भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहने वाली है। यहाँ पर आपको सेलर का पैन नंबर डाल देना है। वो हो सकता है कोई कंपनी हो, जैसे कि आप कोई ऐसा प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जो कि एक डीलर है, वो यहाँ पर कंपनी है, या फिर आप हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई यहाँ पर रियल एस्टेट कंपनी है, वो यहाँ पर आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड कर रही है। तो आपको सेलर का पैन यहाँ पर डाल देना है। आधार नंबर भी डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन से आप ले रहे हैं तो उसका पैन नंबर डलेगा। बस ध्यान रहे जो पैन नंबर है उसको ध्यान से ही आपको एंटर करना है। अगर आपका यहाँ पर सेलर इंडिविजुअल पर्सन है तो उस केस में उसका आधार कार्ड
जो है वो उसके पैन नंबर से लिंक होना जरूरी है। अगर आधार पैन आपस में लिंक नहीं है तो आपको 20% की डिमांड आ जाएगी। तो इसके लिए क्या करें, जो भी आपका सेलर है उससे आप ये कंफर्मेशन ले लें कि उसने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया हुआ है या नहीं कराया हुआ। ठीक है, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है एज एन बायर। बाकी कंपनी केस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, जहां पर कंपनी सेलर होती है वहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए ये रिक्वायरमेंट भी नहीं आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर पैन नंबर एंटर करेंगे, फिर उसके बाद वो जो पर्सन है जो सेलर है उसका एड्रेस एंटर करेंगे, उनकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। क्या एक से ज्यादा यहाँ पर सेलर हैं तो इसमें भी यस और नो आप कर देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यस कर देंगे तो भी आपको हर सेलर के लिए अलग ही फॉर्म भरना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर जो फॉर्म है वो बायर और सेलर वाइज भरा जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर नया फॉर्म आएगा तो नया फॉर्म आने के बाद उसमें क्या ऑप्शन है कि यहां पर मल्टी सेलर के लिए भी सिंगल फॉर्म भरा जा सकेगा। अभी इस केस में क्या है, एक बायर और एक सेलर के लिए ये फॉर्म भरना होता है। तो मान लिया अगर 4 सेलर है तो जो बायर है वो अपने अपने रेशियो के हिसाब से 4 सेलर का ही फॉर्म भरेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी इस केस में यहां पर जो है सेलर एक ही है तो मैं नो सेलेक्ट कर रहा हूं। ये डिटेल्स भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर नेक्स्ट सेलेक्ट किया तो इस केस में क्या है कि यहाँ पर टैक्स एप्लीकेबल जो है वो मेजर हेड में कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, तो आपको इससे कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर यहाँ पर ये जो सेलर है अगर वो एक इंडिविजुअल पर्सन होता या अदर देन कॉर्पोरेट यानी कि अदर देन कंपनी होता तो यहाँ पर ये हेड नहीं आता। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप इसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। इस केस में जो सेलर है वो कंपनी है तो इस केस में इसलिए डिटेल्स ये आ रही है। आपके केस में अगर वो इंडिविजुअल पर्सन है, एचयूएफ है, फर्म है, तो आपके केस में कॉर्पोरेशन टैक्स लिखा हुआ नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप लैंड खरीद रहे हैं तो लैंड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसका कंप्लीट एड्रेस डालना है और सही तरीके से एड्रेस डालिएगा। यहाँ पर जो डिटेल्स आपको डालनी है करेक्ट डालनी है। जो प्रॉपर्टी का एड्रेस है वो भी बिल्कुल एक्चुअल होना जरूरी है। इसके लिए आप एग्रीमेंट टू सेल अपने पास रखिएगा, उसमें से सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। बिना एग्रीमेंट टू सेल के इसको फाइल करना इनकरेक्ट हो सकता है, बाद में नोटिस आने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं और आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस भी होना जरूरी है। तो ये डिटेल्स मैं यहाँ पर फिल आउट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट एंटर करनी होगी। आपकी एग्रीमेंट की डेट जो है कुछ भी हो सकती है, इससे टीडीएस पे फर्क नहीं पड़ेगा। टीडीएस पे फर्क जो है वो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ डिडक्शन से पड़ेगा। तो जो भी आपकी डेट ऑफ पेमेंट है, जो भी आपकी फर्स्ट पेमेंट जा रही है, उसी से ही आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है। अगर आप लमसम में खरीद रहे हैं तो भी और इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हैं तो भी। तो यहाँ पर आपको डेट जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ डिडक्शन में जो भी आपकी फर्स्ट डेट है उसी से यहाँ पर जो है आपको कंसीडर करनी होगी। और मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए जो ड्यू डेट होती है, जिस भी मंथ में आपकी डेट ऑफ डिडक्शन आती है उससे जो नेक्स्ट मंथ होता है उसमें 30 डेज का आपको टाइम मिलता है। उसके बाद अगर फाइल करेंगे तो फिर इसमें यहाँ पर जो है आपकी लेट फीस आएगी और इंटरेस्ट भी लगेगा। इंटरेस्ट आपका पार्ट ऑफ द मंथ का एप्लीकेबल रहने वाला है। अब यहाँ पर बात होती है टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जो टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने की रिक्वायरमेंट आती है। ये आपको जो आपकी प्रॉपर्टी है उसमें से यहाँ पर जो है देखने के लिए मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 तरीके होते हैं। एक तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जैसे आप बाय कर रहे हैं प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट में तो उस केस में इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करेंगे। मल्टीपल जब आपकी इंस्टॉलमेंट जाएगी तब पेमेंट होगी। अगर आप लमसम में कर रहे हैं तो लमसम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस केस में भी यहाँ पर लमसम है तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू हायर है क्या। तो देखिए जो आपकी ये वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है और जो स्टैम्प ड्यूटी होती है स्टैम्प ड्यूटी वाली वैल्यू का मतलब यहाँ है जिस पर आप स्टेट गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। ये स्टैम्प ड्यूटी की जो अमाउंट है वो एंटर नहीं करनी है आपको, मतलब उस स्टेट में उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आ रही है जिस पर स्टैम्प ड्यूटी आप पे कर रहे हैं, वो टोटल वैल्यू आपको लिखनी है। ठीक है, तो अगर हायर है तो यस करेंगे। फिर इन दोनों में से जो हायर है उस पर टीडीएस आपको काटना होगा, अगर नहीं है तो नो करेंगे। इस केस में ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है हम वैल्यू एंटर करेंगे जो भी अमाउंट पेड और क्रेडिटेड है। तो इस केस में टोटल वैल्यू एक साथ ही जा रही है। जो टोटल स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर इसने लिखा है कि जो वैल्यू है वो आपको प्रोपोर्शनेट एंटर करनी है। प्लीज एंटर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूं 70 लाख रुपीज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 70 लाख रुपीज यहाँ पर मैंने वैल्यू ले ली। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है 70 लाख रुपीज यहाँ पर एंटर कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है
इसकी वजह से यहाँ पर आपको इस टाइप की एरर देखने के लिए मिल सकती है। तो वो कह रहा है कि भाई आप जो स्टैम्प ड्यूटी का जो वैल्यू आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं वो यहाँ पर अपने प्रपोर्शन की करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल दी, ये एरर मैसेज हो सकता है आपके पास आता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर यहाँ पर एक से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व है तो उस केस में यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपको अपने शेयर के अकॉर्डिंग डालने की रिक्वायरमेंट आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है आपकी जो वैल्यू है वो 25 लाख है, ठीक है, जो आपका खुद का शेयर है। तो यहाँ पर काफी सारे पर्सन इसको इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर वो टोटल वैल्यू डाल देते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पर टोटल वैल्यू डाल रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्म आपका फाइल हो जाएगा, टीडीएस भी आपका सबमिट हो जाएगा, लेकिन आपके कल को नोटिस आने के चांस काफी ज्यादा रहेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो आपके वाला जो आप जिस भी प्रॉपर्टी आप जो बाय कर रहे हैं जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पर्सन का जो शेयर है वो आपका 22,50,000 है। तो आप एक बात बताइए कि वो यहाँ पर अगर टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 70 लाख रुपीज लिख देगा और यहाँ पर वो कहेगा कि जी हमने 22,50,000 की पेमेंट करी है और स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू भी 22,50,000 है, तो उस केस में नोटिस आने के चांस काफी ज्यादा रहेंगे, डिमांड इंटरेस्ट पेनल्टी का नोटिस आ सकता है। तो ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि आप इसमें क्या वैल्यू यहाँ पर एंटर करने जा रहे हैं। जैसे इस केस में क्या है कि जो इस पर्सन का यहाँ पर शेयर है वो 22,50,000 का है, ये अपने पार्ट की यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं और इनको यहाँ पर जो है 1% का टीडीएस डेट करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर टोटल वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ पर आप टोटल वैल्यू लिख देते हैं 70 लाख रुपीज, और यहाँ पर अगर आप टीडीएस में और शेयर में वैल्यू लिख देते हैं कम, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है और काफी सारे पर्सन को ये प्रॉब्लम आ भी रही है, ठीक है। तो जो इस केस में इस फॉर्म को फाइल करने के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो सब आपको इस तरीके से यहाँ पर एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। फिर इस केस में यहाँ पर जो है जो 1% का टीडीएस है वो आपको इस तरीके से खुद से एंटर करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। इस केस में टाइमली पेमेंट हो रही है तो कोई भी इंटरेस्ट और लेट फीस एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद भी यहाँ पर हो सकता है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स आपको दिख रहा हो। अब यहाँ पर पेमेंट के काफी सारे मोड्स दिए जाते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पेमेंट एट काउंटर, यानी कि आप बैंक में जाकर भी कर सकते हैं, आरटीजीएस एनईएफटी का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, पेमेंट गेटवे का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड आप यूपीआई से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर फ्रंट में नहीं दिख रहे हैं, तो आप पेमेंट गेटवे ले लीजिएगा। ऐसे ही कोई भी पेमेंट गेटवे आप लेंगे, उसके बाद आपके पास किसी भी टाइप का कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई है, आप उसके द्वारा कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी के द्वारा भी कर सकते हैं। यूपीआई पे तो कोई चार्ज नहीं है, बाकी नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे माइनर चार्ज है। नेट बैंकिंग के केस में तो आप डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा, हर बैंक की नेट बैंकिंग वहाँ पर है। बाकी अदर्स में जिसमें सबसे कम चार्ज है वो आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। बस हमें यहाँ पर जो है पेमेंट प्रोसीड करनी है, डाटा कॉन्फिडेंशियल है, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। नेट बैंकिंग में तो ऑलमोस्ट सभी बैंक यहाँ पर अवेलेबल है, बाकी अदर्स में भी काफी सारी लिस्ट यहाँ पर जो है प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर जो है सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करते रहिएगा ताकि आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर सेव होती रहे। उसके बाद जैसे आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो है फॉर्म 26 QB यहाँ पर जो है आपको ई पेमेंट टैक्स पर ही मिल जाएगा, डाउनलोड करने के लिए भी मिल जाता है। पीडीएफ फाइल 3 डॉट्स पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाएंगे। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर जो है 3 ई फाइल में ई पे टैक्स पर आ गया हूँ। यहाँ पर जो है पेमेंट हिस्ट्री पर आप जाएंगे तो जो भी आपके चलान्स भरे होंगे वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये चालान यहाँ पर टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी का फाइल हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्शन पर क्लिक करेंगे। एक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको रिसीट्स भी डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी और जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये आपका पूरा का पूरा फॉर्म 26 QB है। इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लीजिएगा। इससे नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि अब आपको ट्रेसिस पर अपनी आईडी क्रिएट करके और फॉर्म 16B जो है वो डाउनलोड करना होता है। वैसा भी यहाँ पर जो फॉर्म 16 है उसके भी नंबर चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पर आपको नए फॉर्म्स देखने के लिए मिलेंगे, तो उसके लिए भी मैं सारी वीडियो यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। तो पहला प्रोसेस होता है आपको चालान का स्टेटमेंट ये फाइल कर देना। इसको फाइल करने के बाद पेमेंट कंप्लीट होने के बाद फॉर्म को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेना। फिर ट्रेसिस की वेबसाइट पर पैन के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना और फॉर्म 16 भी डाउनलोड करके जो पर्सन है सेलर उनको यहाँ पर इशू कर देना। इसको यहाँ पर जनरेट होने में हो सकता है 7 दिन का टाइम लग जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपने आज ही पेमेंट करी तुरंत ये ट्रेसिस के साइट पर अपडेट होगा, तो उतना टाइम आपको वेट करना होगा। ये कंप्लीट प्रोसेस था। जल्दी मैं यहाँ पर जो है नए फॉर्म्स की वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ। जब तक कि नया फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होता तब कि आपको सारी पेमेंट 26 QB के थ्रू करना है, फॉर्म 16 भी निकालना है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो